एक किस्सा जो राजाओं महाराजाओं से शुरू होता है, एक किस्सा जिसमें आजादी की लड़ाई है, एक किस्सा जिसमें तवाइफें अपने हक के लिए लड़ती हैं और एक किस्सा जो बताता है कि कैसे जिस कौम को समाज ने खुद से अलग कर दिया, देश के लिए जरूरत पड़ने पर उसने अपने खजाने तक खोल दिए। ये किस्सा है हीरा मंडी का और साथ ही भारत की उन बेटियों का जिन्होंने इस मुल्क को खुद से भी ऊपर समझा, लेकिन दुनिया ने उन्हें नाम दिया तवायफ। संजय लीला भंसाली की मोस्ट वेटेड सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, जिसके बारे में हर सिनेमा लवर बात कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हीरा मंडी की असल कहानी आखिर है क्या? कैसे हीरा मंडी के तार मुगल बादशाह अकबर से लेकर महाराजा रंजीत सिंह तक जुड़ते हैं? हम में से ज्यादातर को नहीं पता होगा कि कैसे आजादी की लड़ाई में देश की तवाइफों ने अहम भूमिका निभाई थी और कैसे एक तवाइफ ने गांधी जी की आजादी की लड़ाई के लिए आर्थिक योगदान दिया। 1947 के बाद हीरा मंडी की एक तवाइफ ने कैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक नई जान फूंकी और फिर कैसे 1978 में जियाउल हक के एक फैसले ने इन तवाइफों की जिंदगी तबाह कर डाली। आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और ये किस्सा है लाहौर की हीरा मंडी का। किस्सा शुरू करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि तवाइफ और वेश्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राचीन भारत की बात करें तो तवाइफों को छोटी उम्र से ही संगीत, नृत्य, फैशन, कविता, हाजिर जवाबी, शिष्टाचार, भाषा और साहित्य का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी ये महिलाएं उस वक्त की कुलीन महिलाओं से भी ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनी लड़कियों को अपनी यही कला सिखाती चली जाती थी, ताकि जब कुलीन वर्ग के लोग इनकी संगत में आए तो वो अचरज में पड़ जाएं। अब इस किस्से की शुरुआत करते हैं लाहौर की हीरा मंडी के इतिहास से। संजय लीला भंसाली की सीरीज में दिखाई गई हीरा मंडी लाहौर में मौजूद है, जो 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हीरा मंडी की शुरुआत होती है सन 1584 से, जब मुगल बादशाह फतेहपुर सीकरी छोड़ लाहौर में आकर बस जाते हैं। उस वक्त लाहौर मुगल सल्तनत की राजधानी था और उसके पास ये दर्जा सन 1598 तक रहा। इस दौरान अकबर ने लाहौर में अपने दरबारियों और अमीरों के लिए एक रिहायशी मोहल्ला बनवाया, जिसे नाम दिया गया शाही मोहल्ला। अब जहां मुगल सल्तनत के अमीर रहते हों, वहां मनोरंजन का साधन तो जरूरी था। ऐसे में काबुल से तवाइफों को यहां लाया गया और मुजरे का दौर शुरू हो गया। उस वक्त तवाइफों की इतनी इज्जत हुआ करती थी कि लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे। खैर, तवाइफों का ये दौर 18वीं सदी तक चला, लेकिन जब 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने रास्ते में लाहौर को भी तबाह कर दिया। अफगानों ने अपने शासन के दौरान लाहौर में वैश्यालय खोले और तवाइफों का काम बंद हो गया। लगभग 40 साल तक लाहौर में यही स्थिति रही। फिर 16 जुलाई 1799 को महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और सिखों का शासन शुरू हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के काल में फिर से मुजरे का दौर लौट आया और तवाइफों का चलन फिर से शुरू हो गया। उस वक्त नाचने वालियों को दो कैटेगरी में बांटा जाता था। पहली कैटेगरी थी तवाइफों की, यानी वो लड़कियां जो सिर्फ शाही लोगों के लिए परफॉर्म करती थीं, और दूसरी कैटेगरी उन महिलाओं की थी जो निचले तबके के लोगों के लिए परफॉर्म किया करती थी। इन्हें कहा जाता था कंजरी। हिस्टोरियंस के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में तवाइफों के पेशे को काफी इज्जत की नजर से देखा जाता था। उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, ग्रांट के तौर पर जमीनें दी जाती थी और लाहौर की कोर्ट में भी उन्हें ऊंचे ओहदे मिलते थे। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह ने 2 मुस्लिम तवाइफों से शादी तक की थी, जिनमें से एक थी मोरा सरकार और दूसरी थी गुलबहार बेगम। यही नहीं, मोरा सरकार, जिन्हें बीबी मोरा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने काल में एक पुल बनवाया था जिसे पुल कंजरी कहा जाता है। यह पुल वाघा बॉर्डर के पास है और गुलबहार बेगम की शाही कब्रगाह आज भी लाहौर में मौजूद है। लेकिन सिख अंपायर के खात्मे के साथ ही सब बदल गया। सन 1846 से 1849 के बीच लड़ी गई फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख अंपायर बिखर गया और लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिसके बाद तवाइफों का ये शाही मोहल्ला फिर से एक बार वैश्यालय में बदल गया। अब इस मोहल्ले पर राजा नहीं बल्कि शहर के अमीर लोग और अंग्रेजों का कब्जा था और इस शाही मोहल्ले का नाम बदलकर हो गया बाजार-ए-हुस्न, यानी सुंदरता का बाजार।
जहां जिस्मों का सौदा किया जाने लगा। यह जगह ब्रिटिश सिपाहियों के लिए एक आरामगाह बनकर रह गई। 1864 में ब्रिटिशर्स ने कंटेजियस डिजीजेज एक्ट ऑफ 1864 लागू कर दिया, जिसके बाद तवाइफों के मुजरे पर बैन लगा दिया गया और इस दौरान ब्रिटिशर्स ने शाही तवाइफों तक को ह्यूमिलिएट किया। खैर, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि इस शाही मोहल्ले का नाम आखिर हीरा मंडी पड़ा कैसे। असल में महाराजा रंजीत सिंह की फौज में एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था ध्यान सिंह डोगरा। उनका आगे बेटा था जिसका नाम था हीरा सिंह डोगरा। महाराजा रंजीत सिंह के बाद हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले में एक अनाज मंडी खोली और इस मंडी का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया। फिर 19वीं सदी आते आते इस पूरे एरिया को ही हीरा मंडी कहा जाने लगा। 19वीं सदी में तवाइफों का दौर फिर से लौट चुका था। लाहौर में हीरा मंडी एक मशहूर जगह बन चुकी थी। 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था, जिसे देखने हजारों लोग पहुंचे थे। इस मुकाबले में दोनों ही विजयी रहे थे। यही नहीं, नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी हीरा मंडी से ही हुई थी। अब हीरा मंडी की स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कैसे तवाइफों ने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाया था। यहाँ हम सिर्फ हीरा मंडी की तवाइफों की बात नहीं करेंगे, हम पूरे भारत की तवाइफों का किस्सा सुनाएंगे। कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में अदिति राव हैदरी ने जिस बिब्बो जान तवाइफ का रोल अदा किया है, वो रोल अजीजन बाई के किरदार से प्रेरित है। बात 1857 की क्रांति की है। उस वक्त अजीजन बाई कानपुर की एक मशहूर तवाइफ हुआ करती थी। उनके कोठे पर ही 1857 की रणनीति पर चर्चा हुई थी, जिसमें नाना साहब, तात्या टोपे के साथ सूबेदार टीका सिंह, शमसुद्दीन खां और अजीमुल खान ने शिरकत की थी। अजीजन बाई ने महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसने स्वतंत्रता संग्राम में पूरी मदद की। अजीजन बाई इस क्रांति में पुरुष का वेश धारण कर जंग में भी उतर गई थी और बाद में उन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसी ही और भी कई तवाइफें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। गांधी जी के आंदोलन में भी हुस्नाबाई, विद्याधरी बाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी किताबों में इनके संघर्ष की कहीं कोई दास्तान नहीं मिलती। हुस्नाबाई ने बाकी तवाइफों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और गहनों की जगह लोहे की हथकड़ी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था। सिद्धेश्वरी देवी ने तो अपनी महफिलों में देशभक्ति के ही गीत गाने शुरू कर दिए थे। गौहर जान, जो एक मशहूर तवाइफ हुआ करती थी, उनसे भी जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि 1921 में गांधी जी ने स्वराज फंड के लिए गौहर जान को परफॉर्म करने के लिए आग्रह किया। गौहर जान इस शर्त पर राजी हो गईं कि गांधी जी उनकी परफॉर्मेंस के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन जब गांधी जी नहीं पहुंचे तो गौहर जान ने उस परफॉर्मेंस से इकट्ठे हुए रुपयों में से सिर्फ आधे ही स्वराज फंड में दान किए थे। तवाइफों से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उन्हें आजादी की लड़ाई का अहम किरदार बनाती हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ी एक विडंबना भी है कि जिन तवाइफों ने आजादी की लड़ाई में इतना बढ़ चढ़कर योगदान दिया, समाज ने हमेशा उनसे किनारा करके ही रखा। खैर, वापस लौटते हैं हीरा मंडी पर। कहा जाता है कि वहां की तवाइफें अंग्रेजों के काफी करीब थी और वो उनकी जासूसी किया करती थी और उनसे मिलने वाली जानकारी को स्वतंत्रता सेनानियों को दे दिया करती थी। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन लाहौर पाकिस्तान में चला गया, जिसके बाद भी हीरा मंडी की तवाइफों का दबदबा कायम रहा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की उस वक्त की सबसे मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी नरगिस बेगम, जिन्हें निग्गो भी कहा जाता था। पाकिस्तान में उन्होंने लगभग 100 के करीब फिल्में की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले वो भी हीरा मंडी की ही एक तवाइफ हुआ करती थी। इसी तरह भारत की बात की जाए तो जद्दन बाई का नाम संगीत के चाहने वाले काफी अदब से लेते हैं, लेकिन वो भी एक तवाइफ ही थी। जद्दन बाई संजय दत्त की मां नरगिस की मां थी, यानी संजय दत्त की नानी। इनके अलावा फातिमा बेगम भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम रह चुकी हैं, जो पहले एक्ट्रेस, फिर स्क्रीन प्ले राइटर बनी और बॉलीवुड की पहली महिला डायरेक्टर भी बनी। एक और तवाइफ थी रतन बाई, जो एक अभिनेत्री थी और एक्ट्रेस काजोल की परनानी। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि इन तवाइफों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान में म्यूजिक के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का भी वजूद है। अब जाते जाते हीरा मंडी के पतन का किस्सा भी सुनते जाइए।
पाकिस्तान की आजादी के बाद 1978 तक हीरा मंडी में सब सही चल रहा था, लेकिन 1978 में जिया उल हक पाकिस्तान के तानाशाह बन गए और उन्होंने धर्म के नाम पर हीरा मंडी में मुजरे पर बैन लगा दिया, जिसके चलते तवायफें बेदर हो गईं और हीरा मंडी में तवायफ के पेशे की जगह वेश्यावृत्ति ने ले ली। और कभी मुगलिया सल्तनत में सिख अंपायर की शान रहा यह मोहल्ला आज लाहौर का एक रेड लाइट एरिया बनकर रह गया है।